दुनिया एक संकट के दौर से इस वक्त गुजर रही है और ये संकट खाड़ी देशों की तरफ है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में एक थोड़ी सी छुटपुट सी छोटी सी लड़ाई जैसी हुई। इससे पहले कई देशों के बीच इस तरह की झड़पें हो चुकी हैं। लगातार एक जियोपॉलिटिकल टेंशन वर्ल्ड वाइड बना हुआ है। एक युद्ध ऑलरेडी चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में और अभी तक उसका कोई परिणाम निकला नहीं है। एक दूसरे युद्ध के मुहाने पे हम क्या खड़े हैं? ये तनाव क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? ईरान और इजराइल के बीच में जो पिछले हफ्ते हुआ, फौरी तौर पे कह सकते हैं कि दोनों पक्ष संयम बरत रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ नहीं होगा। लेकिन हाल फिलहाल की छोटी छोटी ऐसी घटनाएं या बयान हैं जिनको देख के लगता है कि बात तब तक खत्म नहीं हुई है। ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति है क्या, या फिर विश्व की पॉलिटिक्स या विश्व की इको पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, अपनी अपनी पोस्चरिंग, अपनी अपनी दावेदारी चलती रहती है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा चौधरी है, वो इसमें अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनसे कहा गया है कि आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, और ईरान से भी कहा गया है कि आप दूसरी गलती नहीं करें। कई और देशों की मध्यस्थता की भी ली गई है। चीन को इसमें बोला गया, रूस को बोला गया और कई और देशों से कहा गया है कि अब बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन इजराइल क्या दोबारा रिटेलिएट नहीं करेगा? 300 से ज़्यादा स्क्वाड और क्रूज मिसाइल से उसके ऊपर हमला किया गया, लेकिन आयरन डोम ने उसको विफल किया। एक आध कोई मिसाइल शायद इधर उधर गई है। कहते हैं कि जॉर्डन ने भी इसमें मदद की, कई और देशों ने इसमें मदद की कि शांति बनी रहे। लेकिन इस पूरे झगड़े का, इस पूरी चीज़ों का असर क्या होता है हम आम जिंदगी में, आम देशों में, वर्ल्ड वाइड, उसका एक नज़ारा आपने रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय देखा होगा। कमोडिटी प्राइसेस स्काई रॉकेट हुए, सप्लाई डिसरप्ट हुई। इससे पहले जब हुती ने यमन के हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हमला किया था तो संकट बढ़ा था थोड़ा। इस बार भी लगभग वैसी ही स्थिति बन सकती है। कच्चे तेल की कीमतें $90 के पार खड़ी हैं, नीचे आने को तैयार नहीं, क्योंकि ओपेक भी चाहता है कि क्रूड ऑयल और ऊपर जाए और जियोपॉलिटिकल तनाव इसमें मदद कर रहा है। तो ये एक जो विकराल समस्या खड़ी हुई है दो स्तरों पर। एक तरफ महंगाई का खतरा ग्लोबली बढ़ता जा रहा है कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। अब उसके बहाने ये कह सकते हैं कि चाइना में रिसर्जेंस के संकेत दिख रहे हैं, इसलिए जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसलिए तमाम सारे हो सकते हैं, या पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स ने, देशों ने, राज्यों ने, सरकारों ने $300 ट्रिलियन का लोन ले रखा है, वो हो। और दूसरी तरफ एक बड़ी लड़ाई के मुहाने पे हम खड़े हैं जो बहुत विकराल रूप ले सकती है। इसको आज डिकोड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिबेट्स और चर्चाओं के बीच में ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है जो छूट जाता है। मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। आज बातचीत इसी पे होगी। हमारे साथ जो मेहमान है मैं आपका परिचय करा देता हूँ। अमेरिका की पूर्व राजदूत मीरा शंकर जी हमारे साथ हैं। साथ ही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और ग्लोबल एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं। पाइन ट्री मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर रितेश जैन कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी के संपादक रह चुके शिवकांत शर्मा जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कहा कि दो स्तरों पर हम इसको समझना चाहते हैं और आप सब लोग अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं। तनेजा जी, ये जो घटना हुई है पिछले रविवार को, इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, आपको मिडिल ईस्ट, जैसे मध्य पूर्व या हिंदी हम लोग भारत में पश्चिम एशिया बोलते हैं, हमारे लिए जैसा आपने जिक्र किया, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था हो, हमारे लिए बहुत असर पड़ता है। हमारे वहाँ 90 लाख भारतीय रहते हैं, बहुत सारा हमारे पास वहां से हार्ड करेंसी आती है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो हमारी जो इंटरडिपेंडेंस है मिडिल ईस्ट के ऊपर, वहां के देशों में अर्थव्यवस्था को खास तौर से लेके, वो बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है जब इस तरह का माहौल होता है तो फिर चिंता भारत में ज्यादा हो जाती है। और हमारी चिंता ही नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ तो वो दिखने लगता है। जैसे ऑलरेडी हमारी जो कंपनियां हैं जो तेल बेचती हैं, पेट्रोल, डीजल, टरबाइन फ्यूल, एलपीजी, उनकी जो बैलेंस शीट है ऑलरेडी बड़ी तेजी से हिल रही है। भूकंप आ चुका है वहां पे, क्योंकि जिस दाम पे वो बेच रहे हैं और इस दाम पे अब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने हाल देखी है सिचुएशन, ईरान के ऊपर इजराइल हमला तो करेगा। मुझे लगता है कि वो जिस तरह से आज उन्होंने जो पोस्चरिंग करी है कि तमाम राजदूतों को बुलाया, मीडिया को बुला के दिखाया, देखिए उनके ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ है, कैसे उन्होंने उसको बचा लिया, तो हमला तो वो करेगा। लेकिन प्रश्न इस बात का, क्या वो हमला
जो डोमेस्टिक अपना ऑडियंस है, जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको शांत करने के लिए होगा या ईरान को सबक सिखाने के लिए होगा? मुझे लगता है कि जो अंदरूनी जो राजनीति है, जो पूरा एक वहां पे जो है लोगों के अंदर आक्रोश है, उसको शांत करने के लिए होगा। इसलिए नहीं होगा कि ईरान को कहीं से पैरालाइज किया जाए या उसको हद एक सीमा से आगे प्रोवोक किया जाए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, उसकी सूचना उसने लगभग 72 घंटे पहले कुछ देशों को लगभग 2 दिन पहले सूचना दे दी थी, जिसमें जॉर्डन भी शामिल था। दावा तो लोग ये भी कर रहे हैं अमेरिका को भी उसने दी थी। यही कारण था कि जो सब देश तैयार थे और जो ईरान ने जो कुछ भी किया उसका कोई वहां पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो कुल मिलाकर के जो ईरान की पब्लिक ओपिनियन थी उसको सेटिस्फाइड करने के लिए था, उसको शांत करने के लिए था। लेकिन ये जरूर है कि जब इस तरह की बात होती है तो हालत ऐसी होती है कि उसको जब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आप ये सोचिए, क्रिकेट का स्टेडियम हो जहां हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, और वहां के उसके बीचों बीच आप किसी सर्जन को बोलने का आप ओपन हार्ट सर्जरी करिए। ऐसे हालात हैं कि हालात है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, इजराइल भी और ईरान भी। अमेरिका भी पीछे से कर रहा है। युद्ध कोई नहीं चाहता, ना चीन चाहता, ना रूस चाहता, ना ईरान चाहता, ना इजराइल चाहता। इजराइल फंसा हुआ है गाजा में। ईरान इस स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध कर सके। आसपास का देश कोई युद्ध नहीं चाहता, ना सऊदी अरब चाहता, ना कोई जॉर्डन चाहता। ऐसे में युद्ध कोई नहीं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उसमें कोई भी बात अगर जो है वो बिगड़ जाती है, और कभी भी बिगड़ सकती है। एकमात्र किसी जनरल के द्वारा या कर्नल या ब्रिगेडियर से गलती हो जाए तो पूरा युद्ध खड़ा हो जाएगा, और ऐसा युद्ध जो संभाले नहीं संभलेगा। तो आज की स्थिति वो है। इसीलिए बाजार जो है, तेल का बाजार हो या और कमोडिटीज का बाजार हो, बहुत चिंतित है। तमाम कंटेनर शिप एशिया पैसिफिक से यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सुएज कैनाल से निकलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस माध्यम से होता है। और उसके अलावा यह है कि कुल मिला के जो सारे जो देश हैं खाड़ी के और इजिप्ट तक, उनकी बड़ी भूमिका है। भारत अमेरिका मिलके तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो स्थिति है, इजराइल बदला लेगा, हमला करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई चीज बेकाबू हो जाएगी। जो आज की स्थिति है, कल क्या होगा उसके लिए कहना भी मुश्किल है, लेकिन आज की स्थिति में लगता है बेकाबू नहीं होगा, लेकिन हमला तो इजराइल करेगा। नरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि हमला तो करेगा, यानी बात अभी आगे बढ़ेगी। आपने एक बात कही कि अपनी इंटरनल कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए, वो पोस्चरिंग के लिए इजराइल एक हमला कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं करेगा कि ईरान को डेसिमेट करना है और उनके न्यूक जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे हमला करना है। लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उसका ऑडियंस तो पूरा यूरोप है, अमेरिका सहित। वो केवल अपने इजराइल के अंदर क्यों करे? क्योंकि अगर उसकी हार होती है इजराइल की, तो ये पूरे वेस्ट की हार मानी जाएगी। इसलिए शायद बड़ा हमला करना पड़ेगा उनको, राइट? नहीं नीरज जी, देखिए, अमेरिका के अंदर जो ज्यूश लॉबी है उसको छोड़ करके बाकी पश्चिम के तमाम देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे, साथ देंगे, लेकिन एक सीमा के आगे वो इजराइल का साथ नहीं देंगे। अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उसका साथ नहीं देगा। अब अमेरिका में ज्यूश लॉबी इतनी पावरफुल है कि अमेरिका की विदेश नीति की जो उनकी इजराइल पॉलिसी है उसके ऊपर वो हावी होती है, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। बाइडेन साहब बहुत नाराज हैं इजराइल के प्रधानमंत्री से, बहुत नाराज है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। अभी उनका यही कहना है कि ठीक है, आप बदला लो, लेकिन बदला इस हिसाब से लो कोई ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि ईरान ने जो भाषा का प्रयोग करा है पिछले खासतौर से 48 घंटे में, भाषा में स्पष्ट है कि वो युद्ध नहीं चाहता। उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं कि वो युद्ध चाहे। इजराइल की भी आज हालात यह है कि वो युद्ध नहीं चाहेगा और न कर पाएगा, क्योंकि गाजा में धंसा हुआ है पूरी तरीके से। और इसलिए मुझे लगता है इतना जरूर को राहत मिल गई कि पूरी दुनिया की निगाह गाजा पे थी कि ओपन एयर प्रिजन है, बहुत बुरे हालात हैं, लोग मर रहे हैं। अब वहां से थोड़ा सा पूरा मीडिया का अटेंशन हट गया है और सारा इस युद्ध पे आ गया, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सांस लेने का वक्त मिल गया इजराइल को, और जो ईरान ने दे दिया एक तरीके से। तो मुझे लगता है उसको प्ले करेगा, टाइम देखेगा, जिससे लोगों का ध्यान गाजा से हटे और ईरान पे जाए। जैसे आज उसने कहा ईरान पे और सैंक्शंस लगाइए, ये बात करी, तो गाजा से ध्यान भी बटाने की कोशिश है। लेकिन युद्ध लड़ने की स्थिति में ना इजराइल है, ना ईरान है, और अमेरिका के एक वर्ग को छोड़ करके बाकी कोई एक सीमा के आगे इजराइल के साथ नहीं खड़ा होगा। सर, ऐसे ही बात बिगड़ गई थी रशिया और यूक्रेन वाली। अब ये थोड़ा सा समझना बड़ा मुश्किल होता है कि लिमिटेड हमला करना, आप हमला करो लेकिन बहुत नुकसान न हो। ये मतलब बहुत ऐसा वर्ड है जिसको मुश्किल है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। आप भी समझ रहे हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक होता है चीज़ें, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मीरा ये समझते हैं, मीरा मैम, क्या है यूएस की पॉलिसी इजराइल और ईरान के मामले में?
डांट भी रहे हैं, फिर जी। कह रहे हैं मैं साथ में खड़ा हूं, चिंता मत करो। जी, यूएस ने इज़राइल की मदद करी है। ये ड्रोन और मिसाइल्स जो ईरान ने इज़राइल की तरफ चलाए थे, उनको इंटरसेप्ट करने में असल में यूएस के बेसेस हैं। ये यूएई, कुवैत, बहरीन, कई सारे देशों में एक तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स लगा दिए हैं उन्होंने, और उनके हवाई जहाज भी हैं। तो करीब 300 मिसाइल और ड्रोन्स जो ईरान ने इज़राइल की तरफ निशाना लगाया था, वो इंटरसेप्ट हो गए। उनमें से करीब 100 यूएस के सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट किया, तो उन्होंने सीधी इज़राइल की मदद करी। पर ये भी है कि बाइडेन फिर एक हद से आगे इज़राइल की मदद नहीं करना चाहता। एक तो अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, डेमोक्रेटिक पार्टी के कई समर्थक उनकी इस नीति से बहुत नाराज हैं, और कई जगह तो उन्होंने, जब वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के इलेक्शंस हो रहे थे और खाली बाइडेन साहब रोल में थे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों ने नन ऑफ द अबव चुना। और खास तौर से जो युवा पीढ़ी है और जो वहाँ मुस्लिम ओरिजिन के अरब अमेरिकन्स हैं, उनकी सहायता बाइडेन को मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बाइडेन को बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक तरीके से वो इज़राइल के ऊपर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल रहे। वो सीज फायर के लिए बातचीत जारी रखी है यूएस ने, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से युद्ध विराम हो जाए, चाहे बड़ा भी नहीं हो, 6 हफ्ते का हो जाए, फिर उस बीच ये देखेंगे कि इसको बढ़ा सकते हैं या नहीं। पर अभी तक वो सफल नहीं हुई है बातचीत, और अभी जारी ही रखा है। अब ईरान के साथ भी वो चाहते हैं कि मामला आगे नहीं बढ़े, क्योंकि एक तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है इस समय बहुत कमजोर है, और उस अर्थव्यवस्था को लेके ये नहीं चाहते कि तेल का दाम और बढ़ जाए और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और बिगड़े। एक तो ये है। दूसरा, जो हुतीज वगैरह ने हमला करना शुरू किया जहाजों पे खाड़ी में, तो उससे भी लोगों को फर्क पड़ा है, क्योंकि जैसे भारत को भी फर्क पड़ा है, क्योंकि हमारे जो यूरोप को जाता है सामान, या यूरोप से जो हम लाते हैं सामान, अब वो साउथ अफ्रीका के इर्द गिर्द से होके आता है। तो एक तो फ्रेट चार्ज बढ़ गया, दूसरा इंश्योरेंस बढ़ गया, क्योंकि रिस्क ज्यादा माना जाता है। तो ये भी आगे बढ़ सकता है। और जैसे कि पहले वाले कमेंटेटर्स ने कहा, इज़राइल के लिए भी दिक्कत होगी अगर एक और फ्रंट खुल जाए ईरान के साथ, क्योंकि ईरान के 90 मिलियन पॉपुलेशन है, छोटा देश नहीं है। और उन्होंने ये भी दिखाया है कि जैसे इराक के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, तो कितने सालों तक उन्होंने खींच ली थी लड़ाई। तो कोई आसान बात नहीं होगी इज़राइल के लिए। पर नेतन्याहू के ऊपर भी दबाव है कि वो दिखाएं कि कुछ किया है ईरान के खिलाफ। तो अभी उनका जो वॉर कैबिनेट है उसकी मीटिंग हुई है, पर कोई निर्णय उसमें से अभी नहीं आया है कि ईरान क्या कर सकता है, इज़राइल क्या कर सकता है जवाब में। अमेरिका से दबाव है इज़राइल के ऊपर कि मामला आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि इंटरसेप्ट कर लिए थे मिसाइल्स और ड्रोन्स, और इज़राइल में ज्यादा कुछ हुआ नहीं इससे। एक बेस में थोड़ा सा, एक मिलिट्री बेस में थोड़ा सा कुछ एक शायद लगा था, और लोग भी नहीं मरे। तो यूएस की पूरी कोशिश है कि मामला
यहीं पे खत्म हो जाए। इजराइल ये भी चाह रहा है कि प्रतिबंध लगाए जाएं ईरान पे, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पे और ईरान पे जो अभी मौजूदा प्रतिबंध हैं उनको बढ़ाया जाए। अब इसमें देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जाता है तो चीन और रूस मुझे लगता है कि इसका समर्थन नहीं देंगे। राइट। तो पश्चिमी देश हो सकता है, जैसे पहले उन्होंने प्रतिबंध ईरान पे लगाए थे अपने आप, हो सकता है कि वो आगे भी कुछ प्रतिबंध बढ़ाएं। ओके। और इजराइल के सामने जैसे तनेजा जी कह रहे हैं कि एक संकट भी है कि उसको जवाब देना भी है। उनकी पता नहीं कोई वॉर कैबिनेट है जिसने तय किया कि हमको जवाब देना है और हम देंगे। रितेश जी, अब युद्ध हो ना हो, कितना होगा, क्वांटम छोटा होगा बड़ा होगा, लेकिन अपना काम तो हो जाता है इकोनॉमी वाला, इधर तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। हम लोगों ने देखा कि क्रूड 90 के ऊपर चला गया, ओपेक भी उसको पुश करने में लगा हुआ है जी। आप कैसे देखते हैं ये सिचुएशन जो बन गई है इस समय? फ्लूइड है, ओपन है, कुछ भी हो सकता है। तनेजा जी भी कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है और कोई किसी की भी गलती से एक बड़ा युद्ध हो सकता है। एक प्राइम मिनिस्टर तो ये बता रहा स्वयं कि हमारे लोगों ने एक इंटरसेप्ट किया मिसाइल। अभी जाऊंगा शिवकांत जी से पूछूंगा मैं कि खुद बता रहे हैं वो। तो एक तरीके से आप जब इस तरीके का समर्थन देके खड़े तो आपने एक युद्ध की आशंका को जन्म दे करके उसको सस्टेन कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप रितेश जी? तो इसमें दो चीजें हैं और मैं मानता हूं उसमें यूएस सबसे ज्यादा इंसुलेटेड है एज ऑफ नाउ। हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि यूएस जो 6 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस करता था आज से 15 साल पहले, आज 13 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है यूएस इटसेल्फ। नेचुरल गैस दे हैव सरप्लस। ओके, तो यूएस इज द लीस्ट is the economy which is going to have a least impact because of this thing. First चीज ये लोगों को माननी चाहिए कि यूएस को उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितनी बाकी पूरी दुनिया को पड़ेगा। दूसरी बात, 21 मिलियन बैरल्स पर डे पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सो अगर टोटल डेली डिमांड 96 मिलियन बैरल्स की है तो 21 मिलियन बैरल्स पर डे वहां से पास होता है ना। अगर वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ हो गया तो आप उसमें से 7-8 मिलियन बैरल्स किसी और रूट के थ्रू आप कर सकते हो पास, बट आप उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। आप वहां से एलएनजी टर्मिनल्स, एलएनजी जो कार्गोस हैं वो भी आप मूव नहीं कर पाओगे। तो अगर गलती से भी थोड़ा बहुत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ हो गया तो ऑयल जो प्राइस होता है वो मार्जिनल बैरल पे होता है, वो 95 मिलियन बैरल पे नहीं होता, वो लास्ट बैरल पे जो उसका प्राइस देने को तैयार है उस पे बाकी 95 मिलियन बैरल्स वो उस पे प्राइस होता है। तो उसकी वजह से इट इज पॉसिबल दैट कि प्राइस जो है कैन शूट वेरी फास्ट एंड वेरी इजीली। सो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि इसे यहाँ कंटेन किया जाए और उसका इंडिया पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा है क्योंकि 90% ऑफ आवर ऑयल डिमांड इज एक्चुअली मेट थ्रू इंपोर्ट्स। हाँ, हम अपनी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात कर रहे हैं बट उसके बारे में अभी तक हमने ज्यादा नहीं करा है। बट मैं आपको दूसरी तरफ भी बता दूं, US will not allow oil prices to go up. How can मतलब वो कैसे कर सकते हैं इस बारे में? US के पास आज भी 360 मिलियन बैरल्स का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और आपने देखा होगा यूक्रेन रशिया वॉर के बाद उन्होंने अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 250 मिलियन बैरल से रन डाउन करा। ऑयल प्राइसेस उन्होंने नीचे रखे, उन्होंने अलाउ नहीं करा ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना। मैं मानता हूं कि अगर ये थोड़ा समय चला, ये अनसर्टेनिटी थोड़ा समय चला तो यूएस गवर्नमेंट कैन अनाउंस मोर रिलीज ऑफ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इनटू द मार्केट टू काम द मार्केट। ऑब्वियसली कि उनके भी इलेक्शन आ रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि ऑयल प्राइसेस नीचे रहे, तो बट उनके पास 360 मिलियन बैरल्स का अभी तक सरप्लस है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में। रितेश जी, डाउन कर सकते हैं। रितेश जी, एक ये हमारा क्वेश्चन है। आपको याद होगा एसपीआर पिछली बार उन्होंने काम डाउन करने के लिए रिलीज किया था, वो स्ट्रेटजी यही थी। उसके बाद उन्होंने उसको रिस्टोरिंग की। तो वो देखिए जिस समय आपने किया थोड़े समय के लिए तो वो वर्क कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने वर्क नहीं किया, फिर से वही बात खड़ी हो गई क्योंकि आप अपना एसपीआर खर्च कर रहे हैं तो उसको आपको रिफिल करना पड़ेगा। तो क्या ये बार बार काम करेंगे? इलेक्शन टाइम है इसलिए थोड़े समय के लिए वो इसको एक गिमिक के तौर पर यूज कर सकते हैं?
ये इलेक्शन के टाइम का गिमिक है, बट मैं आपको उसके बियॉन्ड एक बात भी बता देता हूँ। ये लोग मान के चलते हैं कि यूएस को स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व चाहिए। ये कुछ एनालिस्ट की व्यू है, और बहुत स्मार्ट एनालिस्ट की व्यू है, कि जब यूएस मेजर ऑयल इंपोर्टर था, प्रोड्यूस नहीं करता था, तो उसे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जरूरत थी 600, 700, 800 मिलियन बैरल्स की। आज की डेट में यूएस सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल प्रोडक्शन में। ओके, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल प्रोडक्शन में, तो क्या उसे 600 मिलियन बैरल्स की जरूरत है, क्या उसे 300 मिलियन बैरल्स की जरूरत है? तो ये क्वेश्चन भी आज बाजार में लोग एनालिस्ट डिस्कस करने लगे हैं कि क्या स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कैन बी रन डाउन टू अ मच लोअर लेवल एंड कैन बी सस्टेन्ड एट अ मच लोअर लेवल। सो हाँ, ये एक इलेक्शन गिमिक भी है जो कोई भी करेगा दुनिया में, सिर्फ यूएस नहीं है, कहीं भी इलेक्शन दुनिया में एवरीबडी वुड वांट इन्फ्लेशन टू बी डाउन, और ऑयल से बड़ी इन्फ्लेशन किसी कमोडिटी से नहीं आती है दुनिया में कहीं भी। ओके, एवरीबडी वुड वांट दैट, बट बियॉन्ड दैट थिंकिंग प्रोसेस आज की डेट में आने लगा है कि क्या यूएस को 600 मिलियन बैरल्स की जरूरत है, अगर उनकी दे कैन सस्टेन 13 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। रितेश जी, ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, हम लोग इसको भी और डिस्कस करें। मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, युद्ध हो या ना हो, जो तनाव की स्थिति बन गई है उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इकोनॉमीज के लिए। इन्फ्लेशनरी प्रेशर ग्लोबली बन गया, उसमें ठीक है वो डेट वेट सब जोड़ लीजिए तो एक मुश्किल का दौर चल ही रहा है। जी बिल्कुल, डेट की वजह से तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा डेट होता है उतना ही अगर कमोडिटी प्राइसेस कम भी राइज करेंगे तो भी डेट ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज आप मान के चलिए डेट इज ग्रोइंग लेट से 6 से 7% साल, समझिए 5% मानिए, 5% यूएस का डेट ग्रोथ हो रहा है, इंटरेस्ट रेट 5% है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट उनकी 2% है, 3% है, यानी कि डेट सस्टेनिंग कैपेसिटी नहीं है उनके पास, तो उनका डेट कंटिन्यू टू गो अप। उसके बियॉन्ड अगर ऑयल प्राइसेस आल्सो स्टार्ट राइजिंग, ओके, इन एन इंडेटेड इकोनॉमी, इफ अगर कमोडिटी प्राइसेस राइज करते हैं, तो इट हैज अ मच मोर नेगेटिव इंपैक्ट देन व्हेन इकोनॉमी इज नॉट इंडेटेड। जी शिवकांत जी, आपने 3 एक्सपर्ट को सुना अपने अपने एरिया के, क्या लगता है आपको, युद्ध होगा या नहीं होगा, या ऐसे ही एक पोस्चरिंग चलती रहती, छोटी मोटी मार होती रहेगी? मतलब यहाँ बैठ के लगता है कि बड़ा युद्ध जिसका कि डर है वो शायद न हो, क्योंकि ईरान नहीं चाहता और इस वक्त इसराइल भी नहीं चाहता। लेकिन देखिए, इसराइल के 2 उद्देश्य हैं जो परस्पर विरोधी हैं। पहला उद्देश्य इसराइल का ये था कि ये गजा में जो इसराइल कर रहा है उसकी वजह से खासकर यूरोप का जो अंतर्राष्ट्रीय कोalition था, जो उसका समर्थन था, वो खत्म होता जा रहा था। चारों तरफ से दबाव पड़ रहे थे कि आप लड़ाई रोकिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। उससे ध्यान बटाने की वो कोशिश कर रहा था, और नेतन्याहू ने ये चाल चली। उनको जरूरत नहीं थी कि दमिश्क में जाएं और इनके वाणिज्य दूतावास पे हमला करें, और 2 जो कमांडर हैं उसमें थे कुछ फोर्स के, वो 2 कमांडरों को मारें इस वक्त। लेकिन जानबूझ के इन्होंने 1 अप्रैल को ये किया। इनको मालूम था इसके करने के बाद ईरान बिलबिलाएगा, ईरान की तरफ से कोई न कोई जवाब आएगा और सारा का सारा ध्यान उधर चला जाएगा। तो पिछले अगर 10 दिन या उसकी घटनाओं को आप ध्यान से देखें तो गजा जो है वो एक तरह से गायब हो गया है। यहाँ तक कि अल जजीरा जैसे चैनल भी गजा की जगह हेडलाइन अब ईरान और जो लड़ाई होने वाली है या होगी नहीं होगी, हमला होगा नहीं होगा, इस पे लगे हुए। तो ये एक उद्देश्य था, इसमें वो कामयाब हुए। उनको पूरे यूरोप की और पूरी दुनिया की, पश्चिमी दुनिया की उनको सहानुभूति मिली, उनको मदद भी मिली। लेकिन इसके साथ साथ उनका दूसरा, वो इससे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि इस पूरे क्षेत्र में अपनी धाक, अपनी धौंस बनाए रखना। ये ठीक है कि ईरान ने इससे पहले सीधे कभी हमला इसराइल पे नहीं किया, लेकिन इसराइल ने, अगर आप ध्यान से इतिहास में देखें, तो कभी ऐसा मौका नहीं आने दिया कि चाहे वो अरब देश हो या कोई भी पड़ोसी देश हो, उसके ऊपर इतना बड़ा हमला करे और वो उसका जवाब देने के लिए सोचे। हमेशा इसराइल ने ये किया है कि हमले की तैयारी देख करके खुद पहले हमला कर दिया है। ये 67 में हुआ, ये 73 में हुआ, ये 82 में हुआ, ये बार बार हुआ है।
तो ये पहली बार हो रहा है कि इस्राइल ये जानते हुए कि उस पे हमला होने वाला है, और ये ईरान ने कह दिया था, उसके बचाव की तैयारी के लिए भी उसने मौका दे दिया था, इसके बावजूद जवाब के लिए जवाबी हमला पहले इस्राइल ने नहीं किया, ईरान को करने दिया। तो अब ये तो हो ही नहीं सकता कि वो अपनी धाक बनाए रखने के लिए हमला इसका जवाब न दे। जवाब कब देगा, कैसे देगा, ये उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी रणनीति है। और मुझे लगता है जवाब देने के उसके पास तमाम तरह के तरीके हैं। वो साइबर अटैक जैसे 2020 में हुआ था, आपने एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में एक वैज्ञानिक को मार दिया था। और ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है, इन दोनों को बार बार इस्राइल कहता रहा है कि इन दोनों को खत्म किया जाना चाहिए। इन दोनों के रहते हुए उसका अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा। उसने बार बार अमेरिका को भी इसके लिए मनाने की कोशिश की। अब तो उसकी थाली में परोस के आ गया है मौका। अब तो यूरोप भी इसके लिए तैयार है कि ईरान के जो मिसाइल कार्यक्रम पर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर, दोनों पर नकेल लगाई जानी चाहिए। और इस्राइल अगर कोई हमला करेगा तो इसी तरह का हमला करेगा। अब इस तरह के हमले में खतरा ये हो सकता है कि अगर आप किसी परमाणु फैसिलिटी पे हमला करते हैं, चाहे वो सीधा हमला ना हो, घात लगा के किया हुआ हमला हो, तब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भर्त्सना करने के लिए सामने आना पड़ता है। 2020 में भी ये हुआ था। तो मामला राय तक फैल सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि इस्राइल हमला करेगा। इस्राइल के पास जो है वो लड़ाकू विमानों से हमला करने का विकल्प भी है, क्योंकि लड़ाकू विमानों की जहां तक बात है, इस्राइल की सुपीरियोरिटी है पूरे के पूरे रीजन में। ईरान उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात है वो इस वक्त जो जितने 100 के आसपास जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने फेंकी, और उसमें से 9 बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच गई, जिसमें से 5 में से एक जो है उसने उस अड्डे पे जाकर के गड्ढा भी कर दिया, और एक हैंगर पुराना जो है वो भी नष्ट कर दिया। ये इसके लिए मुझे लगता है इस्राइल भी तैयार नहीं था। तो इसलिए ईरान को वो सबक तो सिखाना चाहेगा, कब सिखाएगा, कैसे सिखाएगा, ये अभी इस्राइल को सोचना। जी, अभी देखिए 300 से ज़्यादा जो मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, अगर मान लीजिए एक कंसर्टेड एफर्ट करें कि 2-3 तरफ से जो उनके सहयोगी संगठन कह सकते हैं, सहयोगी डायरेक्टली मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कहा जाता है कि उनके जो समर्थित आतंकवादी संगठन है, अगर वो करें तो फिर ये आयरन डोम भी काम नहीं करेगा, एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल शिवकांत जी आपसे ये है कि रायता जो फैल रहा है, क्या ये एक बड़ी योजना का हिस्सा, मतलब बहुत सीधा सवाल है, बड़ी योजना का हिस्सा है? धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। आप खुद कह रहे हैं कि गज़ा से दिमाग हटा के अब इधर आ गया है। अगर अल जज़ीरा की हेडलाइंस ये बन रही हैं तो यही शायद वो कम्युनिटीज़ चाहती हैं कि इस तरफ हम मामला शिफ्ट हो। और ये तो बहुत दिन से चल रहा है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद कराना चाहिए, जो यूएस नहीं करा पा रहा है। तो एक तरीका बन रहा है क्या? ये हमको ऐसा लग रहा है कि एक बड़े गेम का छोटा हिस्सा है जो प्ले अप हो रहा है अब। मुझे लगता है कि इस लड़ाई में और कुछ इसराइल को जो भी नुकसान हुआ हो, लेकिन इसराइल को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इसराइल के जो 2 मूलभूत आपत्तियां थी ईरान को लेकर के, कि उसके आप मिसाइल प्रोग्राम को आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं, जबकि उससे जब समझौता हुआ तो सबसे ज्यादा जो रोष दिखाया था वो इसराइल ने दिखाया था। इसराइल ने कभी नहीं माना, बीच बीच में हर तरह से उसने उसको रोकने की कोशिश की। तो ये इसराइल को अब एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो जो 2 उसके उद्देश्य हैं, वो उन 2 उद्देश्यों के लिए वो न खुद कोशिश करे, बल्कि अमेरिका और यूरोप के देशों को भी साथ मिलाए। और एक हद तक इस वक्त अगर आप देखें तो यूरोप की शक्तियां और अमेरिका तो साथ आ ही गए हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर ये डिप्लोमेसी से काम लें तो मुझे लगता है चीन और रूस को भी इसमें कोई खास आपत्ति नहीं होगी कि किसी तरह से इन दोनों प्रोग्राम्स पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि वो बात ये है, बंदर के हाथ में उस तरह कोई नहीं देना चाहता। अगर कल को बम बना लेता है ईरान, तो उसके बाद ईरान में अब एक बहुत अहम घड़ी भी है इस वक्त। ईरान के भीतर जो सुप्रीम नेतृत्व है उसमें बदलाव आने जा रहा है। नए सुप्रीम जो धार्मिक नेता हैं वो अब इनसे एक तरह से पावर लेंगे।
तो ये जो संक्रमण का काल है, इस वक्त ईरान जो है वो कुछ भी कर सकता है। नया जो धार्मिक नेता आएगा वो क्या करेगा, वो परमाणु हथियार को इस्तेमाल करेगा कल को मिसाइल के ऊपर। तो ये सब चांस आप नहीं ले सकते। तो इसलिए इसको रोकना होगा, और उसको रोकने के लिए इसराइल को मौका मिल गया है कि इस वक्त एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उसके साथ है। अगर 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 वो सोच के और ध्यान से काम करे तो इसको आगे बढ़ा सकता है। तनेजा जी, वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसा करेंगे ना? ब्रिटिश मूड तो ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। ब्रिटेन में आपके जो पॉइंट है उसका दो हिस्सों में जवाब दूंगा। हाँ। पहला, एक तो तेल की कमोडिटी की मैं बात करूंगा। देखिए कि ये जाहिर है जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो सबसे पहले नजर तेल की तरफ जाती है, और क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा सोर्स है वो। लेकिन इसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका में भी चुनाव है, भारत में चुनाव है, दुनिया यूरोप में भी चुनाव है, कई हिस्सों में दुनिया के चुनाव। सबको पता है कि अगर तेल की कीमत जो है वो आम उपभोक्ता की नजर में जो है वो एक सीमा से बाहर चली जाती है, तो वो उस सरकार को पसंद नहीं करते, वहां जहां खासतौर से जहां चुनाव हो, चाहे वो कोई भी देश हो। और अमेरिका में तो सस्ते तेल की उनको आदत है, क्योंकि उनका जो सारा परिवहन होता है, हवाई जहाज है और कारें हैं। भारत की तरह इतना बड़ा जाल वहां ट्रेन का तो नहीं है, या चाइना की तरह। तो इसलिए मुझे देखिए हमको समझना होगा, अमेरिका एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकता है तेल का उत्पादन काफी कर रहा हो, लेकिन जो भाव वहां तेल का होगा वो वही होगा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर है, उसी भाव से होगा। तो वो भाव अगर बढ़ जाता है, बावजूद इसके कि अमेरिका के पास अपना तेल है, तो उपभोक्ता के लिए तो सरदर्द खड़ा हो जाएगा और बाइडेन साहब के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका या जितने भी OECD कंट्रीज है, ये सिग्नेटरी है एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को जो भी सिग्नेटरी है उनको 90 दिन का 90 डेज का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना लाजमी है, जरूरी है। आपको जरूरत हो या ना हो, लेकिन आपको रखना होता है। ये IEA की जो मेंबरशिप है उसके लिए जरूरी है, और जितने OECD कंट्रीज है लगभग ज्यादातर उसके सिग्नेटरी है। भारत को आमंत्रित किया गया, मेंबर बनी, और भारत के सामने यही समस्या है कि 90 दिन का भारत अभी उस स्थिति में नहीं है। तो इसलिए जो तेल की जो कीमत होती है उसको हम किसी देश कितना सफिशिएंट है, क्या है, उसी नजर से खाली नहीं दे सकते। हाँ, वो बात दूसरी है, अगर आप रशिया हैं, सऊदी अरेबिया, जहां पे कंट्रोल किया जाता है, मार्केट की भूमिका कम होती है। अमेरिका में मार्केट की भूमिका काफी ज्यादा है। दूसरा, अगर वहां डिस्ट्रप्शन होता है तो जो अगर आप हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को देखें, वहीं से सऊदी अरब का तेल निकलता है। सऊदी अरब का 80% तेल उस रास्ते से निकलता है कि उनके जो तेल के भंडार हैं, तेल के कुएं हैं, ज्यादातर वो शिया इलाके में है। वो शिया इलाका जो सऊदी अरब के पूर्व में है, दहरान के पास, अल खबर के पास, वो सारा इलाका है। दूसरी तरफ ऊपर जाइए तो कुवैत है, इराक है, और स्वयं ईरान का भी अपना तेल है। तो इसलिए किसी हर की, मुझे नहीं लगता कि कोई चाहेगा कि वहां पे एक पूरा युद्ध हो जाए। और दूसरा, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया और चाइना, सबसे ज्यादा प्रभाव ईरान के ऊपर इन दो देशों का है। और ये दोनों देश जो है, चाइना जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से एक मंदी के बाद बाहर निकल के आ रहा है, रूस जो यूक्रेन में उलझा हुआ है। दोनों देश नहीं चाहते कि एक नया फ्रंट खुले जहां उनकी भूमिका जाने अनजाने में बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब कहने के बाद अगर जियोपॉलिटिक्स पे आते हैं, देखिए इजराइल तो हमला तो करेगा, उसका आकार क्या होगा, डेप्थ क्या होगी, किस तरह का होगा, लेकिन वो एक ऐसा होगा जिसमें धमक होगी, जिसमें शॉक एंड ऑ होगा, जिससे जो डोमेस्टिक ऑडियंस है इजराइल के प्रधान में, उसको शांत किया जा सके। जो कुछ भी ईरान ने किया वो अपने जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन को शांत करने की, इसीलिए इतना बड़ा स्पेक्टिकल था। तो इजराइल को स्पेक्टिकल करना पड़ेगा। मैं हमारे मित्र के साथ सहमत नहीं हूं कि वो साइबर अटैक हुआ, नहीं, उनको ऐसा हमला करना पड़ेगा जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पे देखें और साथ में ये भी देखें कि हाँ भाई बहुत बढ़िया जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अन्य देश है वो उसमें शामिल होंगे और ईरान को कहेंगे अब तुमने कर लिया, अब इनकी बारी है, बस अब थमने की आवश्यकता है। सर, ईरान की आर्थिक स्थिति, तनेजा, ये तो विश्वविद्यालय वाली लड़ाई हो गई कि दादाजी आ गए, दोनों कहे तुम दो इनके लगाओ, तुम दो इनके लगाओ, अब अच्छा तो इनके 3 हो गए, तुम एक और लगा लो, ये ऐसा चलेगा क्या? देखिए, अब आपने बात करी आयरन डोम की या एरो मिसाइल जो यूज करी गई, जो कुछ भी हुआ सब कुछ अब तो बात हो रही है खुल के, अमेरिका को भी पता था। अब बाइडेन साहब ने वार्निंग दे दी थी हमला होने वाला है। हाँ, उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कह दिया था हमला होने वाला है, वो पहले से उनको पता था, सबको पता था। इसलिए नहीं कि इंटेलिजेंस ईरान कहता हम ही ने बता दिया था, हमने बताया था हम करेंगे। लेकिन अब ईरान का पॉलिटिकल मकसद पूरा हो गया। अब इजराइल के प्रधानमंत्री जो खुद बाइडेन साहब के दबाव में है
कि भाई आप बड़ा परेशान कर रहे हो, तो वो भी उनको करना तो अब पड़ेगा। लेकिन ये मुझे अभी लगता है ऐसा, देखिए कोई स्थिति, कोई एक्सीडेंट हो जाए, स्थिति बेकाबू हो जाए, तो कहना मुश्किल है। लेकिन आज की तनेजा जी, तारीख में एक मिनट मेरा एक सवाल है। इससे बताइए, ये कैसे लोग वहां के खुश हो जाएंगे ईरान के कि देखो हमने भी कर लिया, तो उन्हें क्या कर लिया बताओ आप? 300 मिसाइल दागी, वो सब फिर हवाई मतलब दिवाली की फायरिंग जैसी होगी क्या? आपने इससे पब्लिक वहां की कैसे इससे संतुष्ट हो जाएगी? देखिए क्या होता है, जब कोई देश किसी पे हमला करता है, हाँ, और इसलिए करता है कि जो डोमेस्टिक ऑडियंस जो है, जो पब्लिक है वहां, पब्लिक ओपिनियन है, उसकी जरूरत है, भूख है, उसके लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। मैं 2019 का भारत का कोई उदाहरण नहीं देना चाहता, तो इसलिए जो है ये वो बड़ी, उसके बाद उसको अंदर आप कैसे उस बात को कैसे फैलाते हैं, उसको कैसे आम पब्लिक को कन्वे करते हैं, और पॉलिटिशियंस हर देश का इसमें माहिर होता है, तो इजराइल समा कर लेगा वो। और ईरान ने करा है, ईरान में यही हो रहा है आजकल। आप देखिए जगह जगह वहां पे जो है आंदोलन वो हो रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं और कह रहे हैं, अपनी लीडरशिप को सलाम कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया। ईरान ने पहली बार, जिंदगी में पहली बार ईरान ने इजराइल पे सीधा हमला किया। यही अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी से लेके ईरान की जनता संतुष्ट हो गई। अब इजराइल की बारी है, वो करेंगे, है ना, वो तो लेकिन उसके बाद ये, जैसे मैंने कहा कि एक लिमिटेड होगा, उसके बाद थोड़ी बहुत बौछार इधर उधर से हो जाएगी। लेकिन कोई युद्ध एक्सीडेंट हो जाए तो युद्ध बढ़ेगा, एस्केलेट हो सकता है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता, जिसके सारे देश चाहते हैं, कोई भी देश नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, सऊदी अरब नहीं चाहता, यूएई नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता, यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता, ईरान खुद नहीं चाहता, इजराइल खुद नहीं चाहता, तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाए तो बात है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये चलेगा, ये अभी थोड़ा लंबा चल सकता है, महीने 2 महीने चल सकता है। नेतन्याहू साहब को थोड़ी राहत मिल जाएगी गाजा से, क्योंकि वापस तो सुई गाजा पे जानी ही जानी है। लेकिन इस बीच जो है, इसलिए आप अगर तेल के बाजार को देखें, 90 पे रुका हुआ है। राफा में हम जाएंगे नहीं, 90 पे रुका है, 90 से बहुत ऊपर उछल गया होता। तेल के बाजार ने ये एब्जॉर्ब कर लिया है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एस्केलेट नहीं होगा, ये बहुत बड़ा युद्ध नहीं बनेगा। तेल के बाजार ने इस बात को माना है, जब ये कीमतें बहुत ऊपर। लेकिन जैसे मैंने कहा, कहीं कोई गलती होती है, एक ट्रिगर आता है, सबसे पहले जो उछलने वाला होगा वो तेल का। जी तनेजा जी, मेरा मैम, जैसे ये तनेजा जी कह रहे हैं कि ठीक है, ये बात सही हो सकता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत दिखा दी उसने, देखिए हम हमला कर सकते हैं। तो इस हिम्मत को तोड़ने के लिए, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर के आगे, आपने मुंबई में भी एक घर के आगे फायरिंग करके चले गए, पकड़ लिए गए, धर लिए गए, उनके ऊपर पता नहीं कौन कौन से कानून लगेंगे। तो वो हिम्मत तोड़ने के लिए इजराइल कुछ बड़ा करेगा? ऐसी तो बातें बढ़ती हैं, फिर धीरे 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 करके कन्वर्ट होगा। अब ऐसा है कि ईरान में तो जैसे बोला गया है, वहाँ की जनता काफी खुश है, और ये कह भी रहे हैं वहाँ सरकार के लोग कि जो हमारी नीति थी एक तरीके से सामरिक धैर्य की, क्योंकि इजराइल के पास ज्यादा हथियार, ज्यादा शक्ति थी, तो इजराइल काफी दिनों से एक छुपा युद्ध ईरान के खिलाफ चला रहा है, और ईरान एक छुपा युद्ध इजराइल के खिलाफ चला रहा है अपने समर्थकों के साथ, जैसे हिजबुल्ला, या इजराइल तो कहता है हमास को भी हथियार ईरान नहीं दिए हैं, पर खुलेआम ईरान ने कभी अटैक नहीं किया था इजराइल को। तो अब ये कह रहे हैं कि पहली बार है कि सीधा हमला ईरान ने अपनी धरती से इजराइल पे किया, और इसका ये है एक तरीके से संदेश कि अब जो है सामरिक धैर्य की जो नीति थी वो खत्म हो गई, और आगे अगर इजराइल कुछ ऐसा काम करता है ईरान के खिलाफ तो ईरान जवाब दे सकता है। तो एक तो ये संदेश की तरह से मानिए, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने ये चलाए हैं वो साफ है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं करना चाहते थे जिससे युद्ध आगे बढ़े। इजराइल के लिए भी यही समस्या है कि जवाब दिए बिना अब वो नहीं छोड़ सकते स्थिति को, पर ये भी नहीं चाहते कि जवाब ऐसा दें कि उससे एक तरीके से पूरा युद्ध छिड़ जाए ईरान के साथ। तो कुछ लिमिटेड ढंग से कुछ करेंगे,
और यूएस ने तो कह दिया कि हम इजराइल के साथ ईरान के ऊपर मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, इजराइल को समर्थन नहीं देंगे मिलिट्री एक्शन में। आप देखिए, नेतन्याहू ने ओबामा के समय से ये कोशिश करी है कि यूएस को किसी तरीके से खींच ले और ईरान के ऊपर हमला करें, उनके परमाणु प्रोग्राम पे और मिसाइल्स पे। पर ओबामा ने मना कर दिया उस समय नेतन्याहू को। फिर बाद में ट्रंप के समय में भी इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, और ट्रंप के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मिस्टर बोल्टन, वो तो खुश थे कि अमेरिका साथ में जाए। पर एन वक्त पे ट्रंप ने जो इनके पास रिकमेंडेशंस आए थे ईरान के लिए, वो उन्होंने नहीं माने। एक रात में ही उन्होंने पलट दी नीति, और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर थे सुलेमानी, उनकी हत्या कर दी। तो एक तरीके से दो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेट, जिन्होंने इजराइल की बात नहीं मानी है कि ईरान के ऊपर हमला करें और उसमें अमेरिका उनका समर्थन दे या हाँ कर दे कि इजराइल कर ले इसको। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के समय बाइडेन साहब इजराइल को हामी देंगे कि आप उनके परमाणु प्रोग्राम पे पूरी तरीके से हमला करें। पहले भी कोवर्ट एक्शन तो लिया है, जैसे वो साइबर एक्शन लिया था जिससे उनका प्रोग्राम, और जो सेंट्रीफ्यूग्स थे, एक वायरस ऐसा चलाया था जिससे उनके जो सेंट्रीफ्यूग्स थे वो खराब हो गए थे, एक एक्सप्लोजन भी हुआ था, कई सारे वैज्ञानिकों को मारा है जो उनके परमाणु प्रोग्राम में लगे हुए थे। तो इजराइल की पूरी कोशिश रही है कि किसी ना किसी तरीके से उनके प्रोग्राम को डिले करें जी। और ईरान ने पहले तो मान लिया था, अपने जो समझौता किया था, यूएस, यूरोप, रूस, चीन जो समझौता किया था, उसमें मान लिया था कि वो यूरेनियम को इतने प्रतिशत से ज्यादा नहीं इनरिच करेंगे जिससे हथियार बना सके, और IAEA इंस्पेक्शन को भी मान लिया था। फिर जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे और उन्होंने इजराइल के दबाव में आके इस समझौते को रद्द कर दिया अपने आप, और फिर प्रतिबंध लगा दिए ईरान के ऊपर, और तो कुछ दिनों बाद ईरान ने भी कह के कि हम भी जो हमारे कमिटमेंट्स थे इस समझौते के दरमियान, वो हम नहीं पूरा करेंगे, वो हम तोड़ेंगे। और उन्होंने इनरिचमेंट फिर बढ़ा दिया, 60% कर दिया, और IAEA इंस्पेक्टर्स को कहीं एक आध जगह 80% भी मिला। आप लोगों की बात सुन के दो तीन चीजें समझ में आती, थोड़ा बिग पिक्चर देखते हैं हम लोग, अनक्लटर करते हैं इसको। इजराइल के ऊपर हमास ने ज़बरदस्त हमला किया, उसको उन्होंने रिटेलिएट किया। इजराइल के ऊपर ईरान ने 300 मिसाइलें दाग दी, ये फैक्ट है। और इजराइल की इस समय जो ब्रांड इक्विटी बिजनेस के कहें तो नीचे आ गई है, उसको ऊपर लाना है। आप लोग जो कह रहे हैं अपनी धौंस जमानी है, धाक फिर से बड़ी खड़ी करनी है, ये फैक्ट है। दूसरी तरफ दो व्यू दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, जो हमको अब तक समझ में आ रहा है। एक व्यू कह रहा है कि तनेजा जी और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं चाहेगा यूएस, अलाउ नहीं करेगा, इलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें, और कोई चाहता भी नहीं कि इस तरीके के वॉर हो। लेकिन शिवकांत जी की बात से मुझे संकेत मिलता है कि ऐसा होना है। अब कब होगा, कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो तीसरी चीज़, युद्ध हो ना हो, एक चीज़ जो हो गई वो प्राइसेस बढ़ गए हैं कमोडिटी के। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद रितेश जी से मुझे ये समझना है कि ऑयल के प्राइसेस हों, मेटल के प्राइसेस हों, एग्री प्राइसेस हों, सब एलिवेटेड लेवल पे हैं। इसमें कितना कंट्रीब्यूशन इस जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई डिसरप्शन का है, और कितना इकोनॉमी रिसर्जेंस का है। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे।
स्वागत है एक बार फिर से। आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया में एक तनाव बन गया है, युद्ध की ऐसी स्थिति बन गई है, उससे कुछ हो या न हो, लेकिन हम आपके जीवन में असर पड़ना शुरू हो गया है। महंगाई का असर हम लोग अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं। रितेश जी से मैं समझना चाहता हूँ, रितेश जी, तीनों प्रकार की कमोडिटी, ऑयल, मेटल, क्रूड और एग्रो कमोडिटी सब बढ़ी हुई हैं और ये ग्लोबल थ्रेट क्रिएट कर रही हैं। इसमें कितना कंट्रीब्यूशन ये सब जो चल रहा है इस तनाव का, कितना कंट्रीब्यूशन आप तो रियल डिमांड और चीन की इकॉनमी रिवाइव हो रही है, इन सब के जो लोग रिपोर्ट्स आती हैं, कैसे एनालाइज करते हैं आप लोग? मैं तो ये मानता हूँ कि तनाव का तो अभी तक इसमें कोई जियो पॉलिटिकल प्रीमियम कुछ ज्यादा है ही नहीं एक्चुअली। तीनों चीजें अलग अलग बताता हूँ। ऑयल जैसे है, यूएस इकोनॉमी की जो ग्रोथ आ रही है वो हर एक की एक्सपेक्टेशन से ऊपर आ रही है। जनवरी में लोग बोल रहे थे 7 रेट कट होंगे, अब बात होती है कि शायद 2 भी ना हो। ऐसा क्यों है? 7 से आप 2 पे क्यों पहुंच गए? क्योंकि यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी आ रही है वो ऊपर एक्सपेक्टेशन से ऊपर आ रही है, मतलब ज्यादा अच्छी आ रही है जितनी हम लोग मान के चले थे। दूसरी बात चाइना की, चाइना ने काफी बड़ा मॉनेटरी स्टिमुलस दिया और चाइना ने एक अच्छी चीज करी जो लोग मान के चल रहे थे, लोग उनकी सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को देखते हैं। बट 4-5 साल पहले प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने रिसोर्सेज शिफ्ट कर दिए उनके रियल एस्टेट सेक्टर से तो उनको लेट से नाउ कार मैन्युफैक्चरिंग। आपने कभी सोचा था 5 साल पहले दे बी बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार इन द वर्ल्ड? लेकिन आज दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार इन द वर्ल्ड और उनकी ग्रोथ भी इस साल 4 से 5% हो सकती है। इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेरी वेल। सिर्फ यूरोप है, यूरोप में थोड़ी सी, जैसे आप बोल सकते हैं कि हल्की सी मंदी आने की उम्मीद है। तो ऑयल डिमांड तो नीचे जा ही नहीं रही है। एक्चुअली सब मान के चले थे, आईईए की भी रिपोर्ट थी जो उसने चेंज करी है। अभी नाउ ऑयल डिमांड इज गोइंग अप और सप्लाई कहां से आएगी? आपने 2 साल पहले जो सप्लाई दी वो तो आपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से दी, यूएस की, जो नीचे रखने की कोशिश करी। अब आप उसे वापस खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑयल सप्लाई डिमांड बैलेंस हो चुकी है और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी आएगी तो ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी गुड फॉर ऑयल डिमांड एंड दैट मीन्स ऑयल प्राइसेस विल रिमेन सस्टेन्ड एट दीज लेवल्स। हाँ, ये हो सकता है कि कल की डेट में ईरान और इजराइल शांत हो जाए और यूएस को ऑयल प्राइसेस नीचे लाना हो तो वो कुछ अपनी तरीके से कर सकते हैं। बट ये परफेक्ट बैलेंस है सप्लाई और डिमांड का। ओके, मैं नहीं मानता कि ज्यादा नीचे जा सकता है या ज्यादा ऊपर जा सकता है विदाउट जियोपॉलिटिकल प्रीमियम, बट करंट प्राइस। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं मेटल्स की। अब दुनिया में 3 बिलियन लोग अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं। ऑन द वन हैंड यूएस wants to industrialize itself. आपने खुद देखे होंगे बहुत सारे चार्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से लेकर यूएस चिप्स एक्ट, यूएस आईआरए एक्ट, फैक्ट्रीज आर कमिंग टू मेक्सिको एंड यूएस बिकॉज यूएस को इंडस्ट्रियलाइज करना है। यूएस को पता चल रहा है कि हो सकता है 4-5 साल में उसका डॉलर की वो वैल्यू ना रहे और यूएस ने जो अपने जॉब्स पूरे चाइना को दे दिए थे वो अभी उसे चाहिए कि मुझे वो जॉब्स वापस चाहिए और मुझे अपने देश को इंडस्ट्रियलाइज करना है। तो यूएस मैक्सिको एक तरफ इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, इंडिया एक तरफ इंडस्ट्रियलाइज होने की कोशिश कर रहा है, चाहे आप उसे पीएलआई स्कीम बोले या बोले चाइना +1 बोले, बट आपको खुद देख रहा है मैन्युफैक्चरिंग इज पिकिंग अप। ऑन द अदर हैंड हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं टर्की से लेकर वो एक ओबोर रोड पे टर्की से लेकर मलेशिया तक, इंडोनेशिया में मैसिव डेवलपमेंट बूम हो रहा है। ये डेवलपमेंट बूम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट बूम में, हर एक डेवलपमेंट बूम में यू रिक्वायर रिसोर्सेज, यू रिक्वायर मेटल्स। यू आर फाइंडिंग कि दुनिया में नया पैसा तो जा नहीं रहा है मेटल्स एंड माइनिंग के, बट डिमांड बढ़ती है। So on one hand, oil continues to do be very well. On the other hand, metals demand is going up because countries along one belt, one road want to industrialize. Okay, and China +1 की वजह से या फिर रीशोरिंग, फ्रेंड शोरिंग की वजह से वही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज आर क्रिएटेड अगेन इन डिफरेंट कंट्रीज। तीसरी चीज जो आती है एग्री कमोडिटीज की, आपने खुद देखा है कि वेदर कितना अनइवन हो गया है। ओके, इनफैक्ट एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी कि स्प्रिंग का तो भी नाम ही नहीं है। अभी हम लोग सीधा विंटर से समर में पहुंच जाते हैं, 3 महीने का वो स्प्रिंग कहाँ गया? ओके, तो अगर वेदर अनइवन हो गया है, जी विंटर भी नहीं बचा है, विंटर अब 40 दिन का होता है सिर्फ। तो उसकी वजह से, तो वेदर पैटर्न चेंज की वजह से आपको ये वो कमोडिटीज हैं बिकॉज यू कैन नॉट स्टोर देम फॉर इयर्स, दे आर पेरिशेबल कमोडिटीज, यू नो, एग्री कमोडिटीज में। और उसमें भी आपको और मुझे दिख रहा है, तो कंट्रीज को भी दिख रहा है कि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनानी पड़ेंगी एग्री कमोडिटीज की। तो तीसरी चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो एग्री इज अ फंक्शन ऑफ
मोर ऑफ क्लाइमेट या वेदर रिलेटेड, मेटल्स इज अ फंक्शन ऑफ हम सबको डेवलपमेंट करनी है, हम सबको भी रिच होना है अलोंग दिस एशिया बेल्ट, टर्की से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडिया, सबको हमें अभी इंडस्ट्रियलाइज होना है। ऑन द अदर हैंड यूएस एंड मेक्सिको। और तीसरा, अगर ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रांग है आउटसाइड ऑफ यूरोप, तो ऑयल डिमांड नीचे क्यों जाएगी? ऑयल डिमांड तो ऊपर रहेगी। लेकिन मैं एक बात और मानता हूं कि ये ओपेक बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऑयल प्राइसेस इतना ऊपर चला जाए कि ग्लोबल ग्रोथ कोलैप्स हो जाए। ओके, देयर इज अ स्वीट स्पॉट जिसे बोलते हैं ना, जिसमें कंज्यूमर भी खुश है, जिसमें प्रोड्यूसर भी खुश है। क्या है स्वीट स्पॉट? कितना डॉलर का स्वीट स्पॉट बनेगा? कहाँ ये है 80 से 90 का जो लेवल है, क्योंकि 70 के नीचे यूएस शेल खत्म हो जाएगी उनका, तो उनको $70 चाहिए। तो आपने देखा होगा यूएस इज हैप्पी, मतलब 70-80 पे वो हैप्पी है। 90 के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऑयल डिमांड अपने आप नीचे आनी चालू हो जाती है ग्लोबली। तो ये जो स्वीट स्पॉट है ना, ये हर एक के लिए ठीक है। इंडिया के 80 to 90 डेफिसिट के लिए भी ठीक है, रशिया के एक्सपोर्ट के लिए भी ठीक है, या फिर सऊदी अरेबिया के एक्सपोर्ट के लिए भी ठीक है। तो ये तीन चीजें इस तरीके से आ रही हैं कि मार्केट एक्सपेक्टेशन बिलाई हो रही है। और ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स मैं मान के चल रहा हूं कि मेटल्स प्राइसेस विल स्ट्रेंथन फ्रॉम हियर, चाहे वो बिकॉज वी वांट टू हैव अ ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी बिकॉज ऑफ जी रितेश, एनर्जी ट्रांजिशन, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। एक बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा आपके समर्थन में है सर। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमी की जो ग्लोबल ग्रोथ का आंकड़ा ताज़ा एकदम दिया है, वो 0.1% बढ़ा के 3.2% कर दिया है कैलेंडर ईयर 24 के लिए। उसका कहना है कि ये 23 की तरह 24 बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है। शिवकांत जी, पैसा तो आ गया है, तो युद्ध करने में क्या दिक्कत है? आप जो कह रहे हैं मैं उधर ही लेके जा रहा हूँ। देखिए, दो चीजें मैं समझनी थी, एक तो मैं समझ रहा हूँ, दूसरी बताइए आप। मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने मिल के ईरान को मनाने की कोशिश की कि एक छोटे हमले के लिए आप हाँ कर दें, और ईरान अड़ गया है। वो कह रहा है नहीं, अगला हमला हम नहीं झेल सकते, अगर आप हमला करेंगे तो जो है हम जवाब देंगे। तो इस मामले पे अभी बात अटकी हुई है, तो हमला होगा। अब वो फैनफेयर के साथ होगा या गुपचुप हमला होगा, घात लगा के हमला होगा, वो अलग बात। और जहां तक रही इकोनॉमी की बात, तो सप्लाई और डिमांड वाली बात रितेश जी की बिल्कुल सही है, लेकिन बाजार जो है वो एक तीसरी फोर्स पे भी निर्भर करता है, वो है सेंटिमेंट। और अगर इस तरह का तनाव रहा, और खासकर आपके सप्लाई बेल्ट में तनाव रहा, और लड़ाई जो है न हो और होने की संभावना बनी रहे, तो वही काफी है तनाव के लिए। तो उससे सेंटिमेंट बिगड़ता है और कीमतें उछलती हैं, और सरदर्द खड़ा हो जाता है फेड के लिए और सारे सेंट्रल बैंक्स के लिए कि वो काटें तो कब काटें, और नहीं काटेंगे तो अब सर्दी थोड़े दिनों में आ जाएगी। उसके बाद यूरोप में हाहाकार मच जाएगा कि हाय, हमारी एनर्जी के प्राइस तो जो है नीचे आने वाले थे वो तो फिर ऊपर चले गए। तो ये सारी समस्याएं तो हैं, देश के सामने भी हैं और पूरी दुनिया के सामने। एक बात जो भी रितेश जी ने कही, तो मैं उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, बिल्कुल समय भी खत्म हो रहा है मेरा। दुनिया के जितने भी युद्ध है ना, वो दरअसल रिसोर्सेज पे कब्जे के लिए होते हैं। असली लड़ाई तो इकोनॉमिक फ्रंट पे होती है, उसको मैनिफेस्ट करते हैं हम ईगो के लिए, कब्जे के लिए, पता नहीं किस किस चीज़ों के लिए। दरअसल रिसोर्सेज के कब्जे की ही सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और उसकी वजह से हम लोग अलग अलग तरीके की चीज़ों देखते हैं, और फाइनली फिर वो एस्केलेशन होता है प्राइस में, महंगाई में, किसी की इकॉनमी तोड़ी। अभी अमेरिका और ब्रिटेन मिलके क्या कर रहे हैं? रसिया की इकॉनमी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एलएमई पे उनका एल्यूमिनियम और निकल का डिलीवरी बंद करा दी, तोड़ रहे हैं आप उसकी इकॉनमी को। तो कैसे इम्पैक्ट नहीं करेगी ये प्राइस एस्केलेशन में? ये करेगी। हाँ या ना में जवाब तनेजा जी, सारी लड़ाई तो आर्थिक है। नहीं, कोई देखिए आर्थिक है, लेकिन अभी ये जो आपको देखने को नजर आया इसका ये है कि अभी तक अमेरिका की चौधराहट 1991 से और यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसका दादा अमेरिका था, वो खत्म हो गया। नया दुनिया जिसके तमाम सारे दादा होंगे, उनमें भारत भी होगा, तमाम चौधरी होंगे, वो भी 30 साल दूर है। तो 30 साल तक जो आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से मिडिल ईस्ट में, दुनिया के तमाम हिस्सों में ये होता नजर आएगा 30 साल तक, जब तक कि नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बनता, जो कम से कम 30 साल लगेंगे। तो 30 साल तक इसी तरह के भूकंप, इसी तरह के साइक्लोन, जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म्स पूरी दुनिया में आपको नजर आएंगे, और उसमें अर्थव्यवस्था भी पिसेगी।
कुछ को फायदा कुछ को नुकसान, लेकिन एजेंडा इस समय सबका ये है, दुनिया के 10 देश है जो चौधरी बनना चाहते हैं, असली मुद्दा वो है। तो ये जो चीन, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और इधर फिर ये अमेरिका, यूरोप, ये वाला नया ऑर्डर आप बात करें जो अभी शेप लेने की कोशिश कर रहा है, इंडोनेशिया भी, यस। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे मार्केट के लोग और इकोनॉमी के लोग ये बहुत चिंता करते हैं कि दरअसल ये जो चला अभी इसमें क्या होने वाला है। तो दोनों चीज़ें थी, हमें समझना था कि एक जियोपॉलिटिकल क्या इश्यूज़ है और कमोडिटी क्राइसिस जो एकदम से भागे उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन। अब रितेश जी ने आश्वस्त किया है कि अभी वो वाला प्ले तो आया ही नहीं है, अब वो आएगा तो पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।